हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। दिस इज व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल जकास क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप के क्लास 10 मैथमेटिक्स बुक के चैप्टर नंबर 6। नाम है ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सर उसमें क्या पढ़ना है? 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल को मिलके 180 डिग्री होता है। ये था ट्राइंगल का बेसिक। पर इस चैप्टर में हम थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जानने वाले हैं। उससे पहले मैं एक चीज तुम्हें समझाना चाहता हूं। मान लो अगर मुझे एवरेस्ट नाम सुने हो, नहीं सुने, हिमालय जो माउंटेन है उसका नाम सुने हो, अगर उसकी ऊंचाई नापना हो तो मैं इससे नाप सकता हूं। ये एक टेप है, मेजरिंग टेप है, कितना? 3 मीटर का। इससे क्या नापा जा सकता है हिमालय? बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत ऊंचा है। अगर मैं बोलूं इस टेप से हम अपनी हाइट नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं। फिलहाल ऐसा ही टेप तो यूज होता है हाइट नापने के लिए। पर जैसे बड़ा ऊंचाई हो गया हिमालय, उसका ऊंचाई इससे नापा नहीं जा सकता। अगर मुझे जानना है कि यहां से मून कितना दूर है, तो ऐसे टेप लेके वहां मून तक पहुंचाऊं, इस टेप को नहीं चलेगा, ना ही हो पाएगा, बिकॉज ये टेप उस दूरी के सामने कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो ये ऊंचाई नापा नहीं जा सकता। तो कैसे नापते हैं सर? तो एक इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या है? मैं बोलता हूं जब एक टर्म आ जाता है सिमिलैरिटी, उसके साथ ज्योमेट्री में एक टर्म आ जाता है कॉन्ग्रुएंट। तो यही बताने के लिए इतने सारे फिगर्स मैंने ड्रॉ किए हैं। तो चलो ये टेप को रखते हुए, मार्कर को उठाते हुए मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू करता हूं। तो देखो यहां पे बहुत सारे फिगर्स हैं। ये 2 ट्राइंगल्स हैं, ये 2 स्क्वायर हैं, ये 2 सर्कल हैं। तो यहां पे सर्कल में देखो कि सर्कल मतलब एक पर्टिकुलर शेप है। पर यहां पे मैंने जो 2 सर्कल ड्रॉ किया है एक ही सेंटर को लेके, एक सर्कल छोटा है थोड़ा, एक थोड़ा उससे छोटे वाले से बड़ा है। बोल सकते हैं मान लो ये छोटा वाला अगर सर्कल ए है, बड़ा वाला बी है, तो बी का साइज ए से बड़ा है। सेम साइज के नहीं है, पर ये दोनों क्या है? ए और बी सिमिलर है, क्योंकि वो दोनों सर्कल हैं, एक जैसे दिखते हैं। अगर एक बड़ा और एक छोटा है तब भी ये सिमिलर है, क्योंकि ये एक टाइप के हैं। जैसे ट्राइंगल देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी इसके जैसा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी उसके जैसा ही है। मैंने बस थोड़ा इसको इन्वर्ट कर दिया है। इसका ये साइड जो बोल रहे हो, इसका ये साइड है। इसको थोड़ा ऐसे करके खड़ा कर दो, ऐसे थोड़ा तोड़ मरोड़ के, तो सीधा हो जाएगा। ये साइड है, और ये वाला हाइपो यही है, और ये मान लो ये साइड ये है बेस इसका। अगर ऐसे खड़े करेंगे, उसको ऐसे मरोड़ के खड़े कर देंगे तो सेम हो जाएगा। तो यहां पे भी भले ही साइज इसका छोटा है, इसका बड़ा है, पर ये 2 फिगर्स भी क्या है? सिमिलर है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस सेम होगा। नहीं समझे? सर्कल में समझ जाओ कि साइज अगर डिफर कर रहा है, तब भी अगर वो दोनों एक जैसे हैं, बस एक छोटा है एक बड़ा है। जैसे तुम्हारा फोटो मान लो पासपोर्ट साइज का, एक ही साइज का खींचा गया, एक पासपोर्ट साइज में है, एक घर में बड़ा फ्रेम साइज का है, फ्रेम के साइज में है, मतलब बड़ा है। सेम फोटो है, सेम कलर है, सेम पोज है, सेम मतलब एरिया भी जो है वो भी सेम है, बस एक थोड़ा बड़ा है एक थोड़ा छोटा है, पर दोनों में चीजें सेम है, जैसे सर्कल में। ये होता है सिमिलर की बात। अगर कोई चीज पूरा सेम साइज के नहीं भी है, पर वो दोनों सिमिलर है, हम कैसे बोलेंगे? अगर उन दोनों में बहुत सारी बातें कॉमन है, जैसे सर्कल में तुम समझ गए। अब मैंने और एक टर्म बोला था कन्ग्रुएंट। कन्ग्रुएंट क्या होता है? तो अगर बात करें कन्ग्रुएंट की, तो मैं बता देता हूं कि कन्ग्रुएंट वो है, 2 ऑब्जेक्ट को, 2 फिगर्स को हम कन्ग्रुएंट तभी बोलते हैं जब वो दोनों डिट्टो सेम टू सेम होंगे, एक इत्तू सा भी वेरिएशन नहीं होगा। जैसे ये 2 स्क्वायर देखो, इनका चारों साइड, ये भी 10 इंच है, 10 इंच 10 इंच, ये एक स्क्वायर हो गया, तो चारों साइड तो सेम होंगे। पर इसके साइड के साथ ये वाले स्क्वायर का साइड भी सब 10-10 इंच है।
मतलब ये दोनों अगर इसको मैं उठा के इसके ऊपर रख दूं ना तो पूरा मैच करेगा, तो पूरा मैच करेगा। जैसे मैं कल पत्ते दिखा रहा था, पत्ते का जो पीछा था, पत्ते का जो साइज था, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था मतलब उसका जो साइज था वो कैसा था, कन्ग्रुएंट था, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं आता है। अगर मैं बात करता हूं, दो मार्कर मैं उठा लेता हूं, चलो तुम्हारे लिए। अगर मैं दो मार्कर उठा लूं, एक मान लो ये ब्लू वाला एक ब्लैक वाला, तो देखो ये भले ही एक ब्लू वाला है एक ब्लैक वाला है, ये ब्लू ब्लैक को भूल जाओ, इनके अगर साइज को देखेंगे, फिगर्स को देखेंगे तो देखो ये दोनों डिट्टो सेम है, मतलब दोनों कन्ग्रुएंट है पूरा। ये भी जितना मोटा है ये भी उतना मोटा है, इसका कैप जिस साइज का है इसका भी वही साइज का है। देखो कैप में अगर चेंज कर दूं तो पता भी ना चले, देखो दोनों का कैप दोनों में लग जा रहा है, मतलब सेम कंपनी के हैं, इसलिए दोनों कन्ग्रुएंट है। कन्ग्रुएंट का डेफिनेशन समझ गए, डिट्टो हूबहू सेम। और सिमिलर मतलब साइज छोटा बड़ा हो तो चलेगा पर सेम जैसे, सिमिलर जैसे लगने चाहिए, उसी से सिमिलर आए। पर कन्ग्रुएंट पूरा एक एक पाई पाई सेम होना चाहिए, एक भी जगह डिफर नहीं करना चाहिए, समझ गए। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट दिस फिगर डाउन इन योर कॉपी। हाँ तो चलो देखते हैं, यहां पे मैंने दो फिगर ड्रॉ करके रखा है, दोनों फिगर सेम तरह के हैं, बस ये बड़ा है ये छोटा है। तो हम क्या बोलते हैं, जो सेम तरह के होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, थोड़े सिमिलरिटी होती है दो फिगर्स में, पर साइज उनका एक बड़ा एक छोटा या फिर डिफर करता है, उसको हम सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। तो ये दोनों भी सिमिलर फिगर्स हैं। तो सिमिलर फिगर्स का कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूं। सिमिलर फिगर्स में जितने भी एंगल बनेगा वो सब सेम होगा। देखो ये 100 डिग्री है, ये वाला एंगल इस वाले बड़े फिगर में भी 100 डिग्री ही होगा, ये भी 85 डिग्री दोनों में सेम होगा। ये 70 है तो उसका भी ये वाला पोर्शन एंगल 70 डिग्री होगा। ये 95 डिग्री है तो ये वाला भी 95 हो रहा है। तो एक बात याद रखना, दो सिमिलर फिगर्स में, वो चाहे ट्राइंगल हो चाहे ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो, वो चाहे स्क्वायर हो, सिमिलर फिगर्स के एंगल एक दूसरे के, मतलब जो सेम एंगल होंगे, सिमिलर एंगल, वो सेम होने वाले हैं, समझ गए। उनके साइड्स भी एक रेशियो में बटेंगे। अब ये कंफ्यूजन बनता है, तो देखो ऊपर वाला साइड इसका कितना है 14 इंच, उसका कितना है 28, कितना है 28। तो चलो वो बड़ा वाला है तो उसको ऊपर लिखते हैं, 28/14 इक्वल्स टू, ये इक्वल होगा उसके, ये देखो ये कौन सा साइड है, इसके राइट हैंड साइड वाला साइड, मेरे राइट वाला साइड 10 इंच, यहां पे 20 इंच, दिस मीन्स 20/10 इक्वल्स टू, नीचे वाला देखो यहां पे 9 इंच है, उधर 18 इंच है, 18 इंच, 9/18। और ये वाला अगर लेफ्ट हैंड वाले साइड की बात करूं तो वो हो जाएगा इधर 20 इधर 10, 20/10। और ये सारे वैल्यू, इनके रेशियो समझ गए ना, रेशियोस क्या होता है, बड़े वाले फिगर का वही साइड, इसको क्या बोलते हैं पता है, ये जो साइड्स हैं इनको करेस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं। मतलब इसके कौन से साइड के साथ ये करेस्पॉन्डिंग है, मतलब ये राइट में है फिगर की, ये भी राइट में है, तो ये क्या हुए करेस्पॉन्डिंग साइड। और एक सिमिलर फिगर्स में उसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमेशा सेम होते हैं, जैसे यहां पे 2 हो रहा है, समझ गए। कहीं पे 1.5 होगा, कहीं पे 1.25 होगा, पर सारे कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होंगे, जैसे मैंने यहां पे करके तुम्हें बता दिया। और एक बात, मान लो मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं यहीं पे ही कहीं पे, हाँ यहां पे छोटा सा, चलो ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, दोनों मान लो सेम साइज के हैं, कन्ग्रुएंस है। नहीं दिख रहा है तो भी मान लो कि दोनों सेम साइज के हैं, चारों साइड उनके इक्वल हैं। जब चारों साइड इक्वल होते हैं, चारों एंगल इक्वल होते हैं, पूरा डिट्टो सेम टू सेम जब दो फिगर बनता है, जिसको कार्बन कॉपी बोल सकते हो तुम पहले के, या फिर आज के जमाने के जेरॉक्स कॉपी, वो भी कलर वाला, तो वो दो फिगर क्या होते हैं, कन्ग्रुएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, कन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर ये दो स्क्वायर कन्ग्रुएंट है तो क्या ये सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या बोलता है, दोनों फिगर एक जैसे दिखने चाहिए। और ये तो भाई डिट्टो सेम है तो एक जैसे तो दिखेंगे ही,
यहां पे छोटा बड़ा हो रहा है, फिर भी इनका जो आउटलाइन है वो सेम है बोल के हम इन दोनों को अगर सिमिलर बोल सकते हैं। यहां पे तो सब कुछ सेम है। तो इससे तुम्हें क्या पता चला कि ऑल कन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। यहां पे लिख लो एक लाइन, ऑल कन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। ऑल कन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, आर सिमिलर। बट क्या ऑल सिमिलर फिगर कन्ग्रुएंट है? नहीं है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, पर ये क्या कन्ग्रुएंट है? नहीं। कन्ग्रुएंट क्या होता है? पूरा A to Z सब कुछ सेम। सिमिलर मतलब बस ऊपर ऊपर से सेम दिख रहे हो, साइज छोटा बड़ा हो तो भी चलेगा। तो सारे कन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, क्योंकि सिमिलरिटी साइज को नहीं देखता, साइज सेम है तो और अच्छी बात है। तो इससे क्या पता चल रहा है, जितने भी कन्ग्रुएंट फिगर हैं जिनमें सब कुछ सेम है वो तो सिमिलर होंगे ही, पर जो सब सिमिलर हैं वो कन्ग्रुएंट्स होंगे बोल के कोई गारंटी नहीं है। तो समझ गए? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा इसको नोट कर लो और समझ लो। हाँ तो देखो, कुछ सवाल है जिनके आंसर हम करने जा रहे हैं। क्या बोलता है पहला क्वेश्चन? ऑल सर्कल्स आर डैश। तो यहां पे ऑप्शन में क्या है? क्या सिमिलर है या फिर वो कॉन्ग्रुएंट है? तो जैसे तुम्हें पता है कि सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते, पर सारे सर्कल का शेप एक जैसा ही होता है। एक सेंटर को लेके एक प्रॉपर रेडियस पे उनका सर्कमफेरेंस ड्रॉ किया जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। क्या हो सकते हैं? सिमिलर। वैसे यहां पे हमें बोला है ऑल स्क्वायर्स। क्या सारे स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो, एक इतना छोटा सा भी स्क्वायर होगा, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिखेगा अभी, उतना छोटा है। और एक बड़ा भी होगा, एक बहुत बड़ा भी होगा, पर सारे कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। पर ये छोटा हो चाहे बड़ा हो, सारे स्क्वायर्स एक जैसे दिखते हैं, इसलिए वो सिमिलर होते हैं। समझ गए? अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ट्रिकी वन। ऑल डैश ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल्स लिखा हुआ था, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसका सिंबल यूज कर दिया। ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो यहां पे बोला है कि कैसे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है आइसोस्केलस और दूसरा है इक्विलेटरल। तो पहले तुम्हें जानना होगा कि आइसोस्केलस ट्राइंगल कैसा होता है। तो ये वो ट्राइंगल है जिनके दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर मैं बोलूं तो एक आइसोस्केलस ट्राइंगल किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे यहां पे अगर ड्रॉ करता हूं, देखो ये साइड सेम है, ये साइड मान लो सेम है, और ये थर्ड साइड एक है, ये दोनों साइड ऊपर के सेम है, तो ये हो गया आइसोस्केलस ट्राइंगल। ऐसे केस में भी आइसोस्केलस ट्राइंगल बन सकता है। जैसे इसका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड मान लो सेम है, और ये वाला साइड पता नहीं है। क्या ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे दिख रहे हैं? या फिर किसी भी इनके तीनों का एंगल क्या सेम होगा? नहीं होगा। और हमें पता है भले वो सिमिलर ट्राइंगल ही क्यों ना हो, उसके एंगल सेम होने चाहिए दोनों फिगर के। ये एक पॉइंट याद रखना, सारे पॉलीगन में जिनके सेम साइड, जिनको हम सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट जो भी हो, पहला क्राइटेरिया क्या है? एंगल दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए। तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे? देखो ये एक है, इसका मतलब ये एंगल, ये तो राइट एंगल है, ये तो छोटे छोटे एंगल है, इसमें एक तो राइट एंगल है। यहां पे मुझे नहीं लगता कोई भी एंगल राइट एंगल दिख रहा है, सारे एक्यूट एंगल है। देखो अच्छे से देखो, पर यहां पे एक राइट एंगल है। तो इससे तो पता चल गया कि सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम है नहीं। इसलिए आइसोस्केलस ट्राइंगल का एक केस मैंने ऐसा दिखा दिया है जिसमें ये सिमिलर नहीं हो रहे हैं। पर अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, तो एक बात मैं बता देता हूं, हमेशा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का तीनों एंगल भी सेम होता है, वो 60 डिग्री होता है। हमेशा याद रखना। इसलिए हमेशा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके तीनों साइड सेम हो उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, वो हमेशा सिमिलर होते हैं। तो यहां पे क्या लिखने का? इक्विलेटरल, इक्विलेटरल हो गया। अब देखो, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो दो पॉलीगॉन है जिनके सेम नंबर ऑफ साइड है, वो चाहे 3 साइड्स हो 4 साइड्स हो, पर दोनों में सेम है। सिमिलर, दोनों सिमिलर हैं अगर दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंड दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर। तो बोला गया है, यहां पे सीधा सीधा पूछ रहा है, अभी जो मैं बता रहा था
कि दो सिमिलर फिगर्स में, वो चाहे 3 साइड वाला हो, 4 साइड वाला हो, 5 साइड वाला हो, पॉलीगन हो, उसमें हमेशा दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कैसा होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसा होना चाहिए। पहला मैंने क्या बोला कि सिमिलर ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होना चाहिए या फिर सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर पॉलीगॉन में प्रोपोर्शनल होता है। मैंने ये बताया था, तुम भी देख चुके हो कि सिमिलरिटी कैसे प्रूफ होता है, प्रोपोर्शनल। पर यहां पे अगर सिमिलरिटी की जगह अगर कन्ग्रुएंस बोला गया होता तो हम क्या लिखते, एंगल तो इक्वल रहेगा, साइड्स भी इक्वल रहेगा। पर सिमिलर के केस में एंगल चाहे सिमिलर हो चाहे कन्ग्रुएंट हो, एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। पर साइड सिमिलर के केस में प्रोपोर्शनल होता है और कन्ग्रुएंट के केस में इक्वल होता है। तो बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिमिलरिटी इन ट्राइंगल, pause the video and note it down. The next topic we are going to discuss is similarity of triangle. फिगर को सिमिलर करना सिखा दिया, कैसे दो सिमिलर फिगर्स सिमिलर होते हैं वो बता दिया, क्राइटेरिया क्या होते थे बताया था। और एक बार चलो देख लेते हैं सिमिलरिटी इन ट्राइंगल, स्पेसिफिक ट्राइंगल के केस में देखेंगे। तो देखो ट्राइंगल के केस में अगर दो चीज सेम है या फिर ये दो प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर रहा है दो ट्राइंगल, तो वो दोनों सिमिलर है। पहला क्या, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहले तो उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए, तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म तो आता होगा। अगर ये जैसे दो ट्राइंगल हैं, चलो इनको मिटा के कुछ अलग सा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अगर ये दो ट्राइंगल हैं तो ये वाला साइड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये दोनों का सेम जगह का साइड बोल सकते हो तुम। मतलब मेरा राइट हैंड और एक इंसान का राइट हैंड कॉरेस्पॉन्डिंग हैंड होगा, समझ गए। वैसे इसका भी ये लेफ्ट वाला साइड और इसका भी लेफ्ट वाला साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होंगी। दोनों का नीचे वाला साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा, दोनों का राइट वाला साइड भी, मतलब जो भी लेना है दोनों तरफ सेम वाला साइड लो, वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होता है, समझ गए। तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी वही सेम, ये लेफ्ट के कॉर्नर वाला एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, समझिए। ऊपर वाला दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए दो सिमिलर ट्राइंगल में। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। पहला तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल रेशियो में होना चाहिए। मान लो अगर मैं ये ट्राइंगल को नाम दे देता हूं, कोई बड़ा सा ट्राइंगल लेके ABC, और एक ट्राइंगल लेता हूं मान लो PQR, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो का मतलब क्या होता है, AB बाय PQ इक्वल्स टू AC बाय PR इक्वल्स टू BC बाय QR। ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है ना, एक ऊपर रहेगा एक नीचे, दोनों का रेशियो मतलब क्या, डिवीजन करना। वो जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के डिवीजन का जो रेशियो होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। मतलब तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, हम बोल सकते हैं। अब एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, थेल्स थ्योरम। ये मैथमेटिशियन थेल्स का दिया हुआ एक थ्योरम है। ये बोलता है कि रेशियो ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कि दो किसी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ये कितने साइड्स हैं, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का ही रेशियो निकाल रहे हैं। तो ये बोल रहा है कोई भी दो, मतलब ये AB बाय PQ हो, AC बाय PR हो, BC बाय QR हो, इन टू इक्विंगुलर ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल ऐसे हैं जहां पे एंगल इक्वल है, मतलब ये वाला जो एंगल है दोनों में उनका एंगल सेम है, तो ये बोल रहा है द ट्राइंगल्स आर सेम, टू इक्विंगुलर ट्राइंगल्स आर सेम। तो यहां पे समझो, ये लाइन अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं बता देता हूं कि जो रेशियो होगा टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का दो इक्विंगुलर ट्राइंगल में, मतलब अगर दो ट्राइंगल हैं जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हैं तो उनका साइड्स भी ऑटोमेटिकली ही रेशियो सेम हो जाएगा, समझ गए। तो अगर मोटा मोटा थेल्स का थ्योरम बताऊं तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में कितने क्राइटेरिया होना चाहिए, दो। पहला क्या बोलता था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल
सेम होने चाहिए, मतलब दोनों ट्राइंगल इक्विएंगुलर होना चाहिए, दोनों के कोरेस्पोंडिंग एंगल सेम हो। और दूसरा बोलता था कोरेस्पोंडिंग साइड्स विल बी इन सेम रेशियो। तो यहां पे थेल्स ने बता दिया कि अगर एंगल इक्वल हो गया ना तो साइड अपने आप सेम रेशियो में आ जाता है। तो थेल्स ने बोला क्राइटेरिया 2 रखने की जरूरत नहीं है, अगर ये पहला वाला क्राइटेरिया मेंटेन हो गया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। समझ गए? मतलब अगर कोई बच्चा 18 प्लस हो गया तो वो इजीली वोट दे सकता है, ऐसी बात है, तुम बोल सकते हो 18 प्लस हुआ तो वो वोट दे सकता है। वैसे ही अगर कोरेस्पोंडिंग एंगल सेम हुए दो ट्राइंगल के तो उनके कोरेस्पोंडिंग साइड्स भी हमेशा सेम रेशियो में रहेंगे, ये थेल्स थ्योरम कहता है। तो इसको नोट करो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ तो देखो अभी हम कुछ थ्योरम, करीबन 9 थ्योरम है, उनको पढ़ने वाले हैं। अरे इजी सा चीज है, याद करने में टाइम नहीं लगेगा, पूरा लाइन बाय लाइन कहां याद कर रहे हैं, समझ जाओ, आसान है। तो पहला थ्योरम 6.1, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 6 है इसलिए इसके पहले थ्योरम को 6.1 बोल के लिखा गया है। तो ये बोलता है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो अगर कोई लाइन एक ट्राइंगल के अंदर उसके एक साइड से पैरेलल ड्रॉ किया जाता है तो वो साइड इंटरसेक्ट अदर टू साइड, जो बाकी 2 साइड बचे उस पैरेलल वाले को छोड़ के, उसको ये ऐसे जगह पे काटता है कि इनका रेशियो ना सेम निकले। तो यहां पे ये क्या कहना चाहता है, देखो मैंने डायग्राम पे ए बी सी एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है। मान लो मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया बी सी की, तो ये आ गया एक लाइन मैंने उसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया जो कि है डीई। डीई एक लाइन मैंने उसके पैरेलल ड्रॉ किया। तो ये अब क्या बोलता है, बाकी जो 2 साइड को ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो तो इसका मतलब होता है ए डी बाय डी वी इक्वल्स टू ए ई बाय बी सी। तो ये बोलता है ये थ्योरम। तो थ्योरम क्या बोलता है कि ये इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे। ये देखो ये ए ई बाय ई सी होगा ना, बी सी कहां से आया, ए ई बाय ई सी। हाँ तो हो गया। तो अब हम इसको मान कैसे ले, तो एक प्रूफ बोल के एक नाम होता है मैथमेटिक्स में, तो हम इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए 1-2 चीज हमें करना पड़ता है फिगर में। जैसे इस वाले थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये स्टेप तुम्हें थोड़ा याद रखना भी पड़ेगा। इस बार एमसीक्यू है, बच गए, प्रूफ द थ्योरम बोल के नहीं दे सकता, पर पीरियडिक टेस्ट एग्जाम के लिए तो चलेगा क्योंकि तुम्हारा ये सिलेबस में तो दिया है, तो पीरियडिक एग्जाम में आ सकता है, तो कर लेते हैं। पर इसको बोर्ड एग्जाम से पहले ये प्रूफ को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो देखो या फिर जान लो तो और अच्छी बात है, रटना है पीरियडिक एग्जाम तक, उसके बाद नहीं रटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। तो देखो हम डी और सी को कनेक्ट कर देंगे ऐसे डॉटेड लाइन से, ये हो गया कनेक्ट। चलो सीधी लाइन खींचना, मैं यहां पे नॉर्मली खींच रहा हूं, तुम जब पेपर में खींचोगे सीधा बनेगा। तो देखो और एक बीई को मैंने कनेक्ट कर दिया, समझ गए, मैंने कनेक्ट कर दिया दोनों पॉइंट को। ये देखो यहां पे मैं कनेक्ट करने के बाद मुझे और 2 ट्राइंगल मिल गए। एक हो गया एंगल डीईसी या फिर बोल सकते हैं ट्राइंगल सीडीई, तो ये वाला ट्राइंगल जो है सीडीई, और एक ट्राइंगल मुझे मिला बीडीई, ट्राइंगल बीडीई। तो मान लो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पे दोनों का बेस तो मिल रहा है, इसको बेस लेंगे चलो मान लो, पर इनका हाइट देखो, ये जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है यहां पे या फिर यहां पे भी बन रहा है जो एंगल, ये सारे ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 डिग्री नहीं है। और हाइट हमें क्या है पता है कि 90 डिग्री पे बनता है। तो चलो एंगल CDA के लिए एक हाइट ड्रॉ करते हैं। हाइट ड्रॉ करना तो आता है ना, 9th क्लास में पढ़े होगे, नहीं पढ़े तो चलो बताता हूं टिप से। ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना जो बेस पे 90 डिग्री पे टच हो। तो ये देखो मैंने ड्रॉ किया, ये हो गया ट्राइंगल CDE का हाइट। अब वैसा एक ड्रॉ करते हैं किसके लिए, BDE के लिए। तो E से लिखेंगे, इसका टिप E है ना, तो E से एक परपेंडिकुलर चलो ड्रॉ करते हैं। तो ये मिल गया, देखो इसका हाइट ऐसे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा बेस में। इस ट्राइंगल को घुमा के देखो, मैं चलो तुम्हें दिखा देता हूं ये ट्राइंगल। तो ये कुछ ऐसा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल BDE जो है, तो B कौन सा पॉइंट है, B है ये वाला पॉइंट, ये है D और ये है E।
तो इसके लिए हम हाइट ऐसे ड्रॉ किए हैं, वहां पे वैसा दिख रहा है, समझ गए हाइट कैसे ड्रॉ किया जाता है। हो गया, क्लियर है फंडा, हाइट ड्रॉ किए। अब इसको प्रूव करने के लिए मुझे ये थ्योरम मिटा के यहां पे प्रूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट द थ्योरम, और थ्योरम समझ लो, रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ लो कि अगर किसी ट्राइंगल में, वो चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो, एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो लाइन बाकी दोनों साइड को ऐसे इंटरसेक्ट करेगा कि उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट के इधर वाला और इधर वाला साइड सेम रेशियो में रहेंगे या फिर प्रोपोर्शनल होंगे, जैसे मैंने यहां पे लिख के बता दिया है, तुम समझ गए होगे। हाँ, तो अभी चलो एरिया को कंपेयर करते हैं, निकल जाएगा आंसर यार, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। देखो हमें क्या प्रूव करना है, ए डी वाई डी वी, ये लिख दो पहले, ए डी वाई डी वी इक्वल्स टू ए बाई ई सी, ए बाई ई सी। तो ये अपने को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू, तो देखो इसके दो एरिया निकल रहे हैं, ए डी ट्राइंगल, क्योंकि इसके दो हाइट है, भले ये सी डी और बी डी के हाइट है, पर ये इसके अंदर आ रहे हैं, मतलब ये इसकी भी हाइट है। तो दो, मतलब पहला वाला लिखते हैं, चलो हाफ इंटू ये वाले हाइट को लेके लिखते हैं, हाफ इंटू बेस कौन है, ए लेते हैं, चलो ए बेस पे कौन हाइट होगा, ये वाला, इसको चलो m ले लेते हैं, इसको n ले लेते हैं, नाम दे देते हैं, इजी होगा, ए इंटू डी एम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नहीं डीएम नाम है इस साइट का, समझ गए। और एक कौन सा होगा, हाफ इंटू, ये एडी को बेस लेंगे तब भी होगा, एडी इंटू हाइट कौन सा होगा एडी का, ये एनी, ने हो गया। अब देखते हैं कि ट्राइंगल सी डी ई और बी डी ई का एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस इसका क्या है, इसी, हाफ इंटू इसी इंटू हाइट कौन सा है इसी का, ये हाइट ड्रॉ किए थे ना, डीएम, हो गया। अब चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई निकालते हैं, बी डी ई, बी डी ई इंटू हाफ इंटू बेस, बेस कौन सा है बी डी ई का, बी डी, और हाइट कौन सा है बी डी का, हाइट एनी। तो यहां से कुछ कुछ कट हो सकते हैं, कैसे कट हो सकते हैं चलो मैं दिखाता हूं। एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई के साथ मैं पहले ले जाता हूं सी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। तो देखो ए डी ई का एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू ए इंटू डी एम, हाफ इंटू ए इंटू डी एम, हो गया। और नीचे सी डी ई का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। तो यहां से देखो डीएम से डीएम मर जाएगा, हाफ से हाफ मर गया, तो आंसर कितना बचा, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, हो गया, समझ गए। अब चलो देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, फिर से लेंगे पर इस बार दूसरा फॉर्मूला पुट करेंगे, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल्स टू, पहला तो इसका फॉर्मूला नेक्स्ट वाला ले लो, हाफ इंटू ए डी इंटू एनी, और नीचे बी डी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बी डी इंटू एनी, हाफ इंटू बी डी इंटू एनी। तो एनी से एनी मर जाएगा, हाफ से हाफ मर गया, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी। तो यहां पे ए अपॉन ई सी आ गया और यहां पे ए डी अपॉन बी डी आ गया। अब इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो यहां पे और एक फॉर्मूला शायद पढ़ाया होगा, तुम्हें नहीं पढ़ाया, मैं तो पढ़ा रहा हूं तुम्हारे जूनियर्स को, अगर नहीं पढ़ा हो या फिर याद ना हो तो याद दिला देना चाहता हूं कि अगर दो ट्राइंगल जो एक बेस पे खड़े हैं, किस पे खड़े हैं, एक बेस पे खड़े हैं, और वो
एक पैरेलल लाइन के अंदर ही दोनों का हाइट अगर आ रहा है तो मैं बता देता हूं वो दो ट्राइंगल का एरिया सेम होता है। तो जो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल देखो, ये सी डी ई और बी, कहां गया वो, बी डी ई, ये एक बेस पे खड़े हैं। इनका बेस कौन है, डी ई, वो सेम बेस है ना। अरे बेस तो है ना, ये भले बेस हम लिए नहीं है पर ये बेस तो है, एच बेस का काम तो कर रहा है। और दूसरी बात कि वो अगर दो पैरेलल लाइन, देखो डीई और बीसी कैसे हैं, पैरेलल लाइन है, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच दोनों आ रहे हैं तो उनका एरिया सेम होता है। मतलब एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम हो रहा है, तो इससे हम इजीली बोल सकते हैं एच एरिया ऑफ सी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी डी ई। क्यों बोलने से क्या लिखना, बिकॉज दे लाइज इन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। एक बेस है दोनों का, डी दोनों में कॉमन जा रहा है देखो, और ये दो सेम पैरेलल लाइन डी और बीसी के अंदर आ रहे हैं, इसलिए इनका एरिया सेम हुआ। और जब इन दो ट्राइंगल का एरिया सेम हो गया तब हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज AE अपॉन EC, AE अपॉन EC इक्वल्स टू AD अपॉन BD, AD अपॉन BD। तो ये हो गया, तो हैंस प्रूफ्ड। और क्या, ये अपना प्रूफ वाला सिग्नेचर दे देते हैं, हो गया। तो इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। चलो थ्योरम 6.2 देखो, 6.1 से रिलेटेबल है पूरा का पूरा। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो पहला थ्योरम क्या बोलता था, अगर थर्ड साइड से कोई लाइन पैरेलल है तो वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ये थ्योरम बिल्कुल उसका उल्टा बोल रहा है, या फिर ऑपोजिट है, वो ऑपोजिट नहीं है, उल्टा बोल रहा है। देखो यहां पे नोट करो, ये यहां पे ऑपोजिट नहीं बोल रहा है, ये बस वो बोल रहा था कि अगर एक साइड पैरेलल है थर्ड साइड से तो बाकी दो साइड को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। और ये क्या बोल रहा है, अगर वो सेम दो रेशियो में डिवाइड करता है तो वो साइड थर्ड साइड के साथ पैरेलल होगा। तो चलो देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। यहीं पे छोटा सा प्रूफ है, हो जाएगा प्रूफ, ऐसे PROOF लिख दो, प्रूफ। चलो करते हैं। मान लो कि डी पैरेलल नहीं है, ये डी एक लाइन है जहां पे गिवन, हमें क्या गिवन है कि ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है बोल के, पैरेलल है बोल के गिवन नहीं है। AD अपॉन DV इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हो गया, ये गिवन है हमें। अभी इससे हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल है BC के साथ। तो देखो पहले ये मान लो कि लेट एज्यूम कि DE पैरेलल नहीं है, DE इज नॉट पैरेलल। तो क्या करना है, एक लाइन ऐसा ड्रॉ करो, ड्रॉ E डैश लिख दे रहा हूं, E डैश मतलब ये अलग है, DE नहीं है, इस पैरेलल ड्रॉ DE डैश। तो देखो पहले क्या एज्यूम किए कि DE पैरेलल नहीं है BC के साथ, इज नॉट पैरेलल टू BC। अब ये बोल रहा हूं पैरेलल तो DE नहीं है, तो एक पैरेलल लाइन ही ड्रॉ कर दो भाई, जिसका नाम DE डैश रख दो। मान लो ये DE डैश है लाइन एक, जो D के थ्रू पास कर रहा है, और इधर किसी और एक पॉइंट के थ्रू जो कि E डैश है। और ये मान लो चलो पैरेलल है BC से, तुम्हें भी दिख रहा है नहीं है, चलो मान लो कि पैरेलल है, इस पैरेलल टू BC, समझ गए। अब देखते हैं कि थ्योरम 1 क्या बोलता था, अगर DE डैश BC के पैरेलल है तो AD अपॉन DB विल बी इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये तो पता था ना, थ्योरम 1 बोलता था, थ्योरम 6.1 कहता था कि अगर DE डैश पैरेलल है थर्ड साइड से तो ये बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो वही अप्लाई कर दी। तो यहां से पता चल रहा है कि AD बाई DV इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। वैसे ही AD अपॉन DV, मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये चलो मान लो इक्वेशन 2 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, AD अपॉन DV।
और इन दोनों को कॉमन करके अगर देखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। क्या ये लिख सकता हूं? देखो एडी अपॉन डीवी इक्वल्स टू ए डैश अपॉन ई डैश सी और एडी अपॉन डीवी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। तो ये दोनों राइट हैंड साइड वालों को इक्वल करके मैंने लिख दिया, बिल्कुल सही लिखा है। तो इससे क्या पता चलता है? दिस इंप्लाइज ई डैश इज इक्वल्स टू ई। इससे ये पता चल रहा है कि जो ई डैश हम लिए थे वही ई है। तो दिस इंप्लाइज डी ई इज पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल होता है, चलो लिख देता हूं तुम्हारे लिए, पैरेलल विथ BC। समझ गए कैसे प्रूव करना है? पहले मान लेना है कि DE चलो पैरेलल नहीं है, मान लेते हैं, तो एक लाइन ड्रॉ करो जो पैरेलल है, तो वो मिल गया DE डैश। अब देखते हैं कि DE डैश अगर पैरेलल होता है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 AD अपॉन DV इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C, और इससे हमें मिल जाता है कि AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल्स टू AD अपॉन EC। तो इससे AE अपॉन EC, इससे पता चल जाता है कि जिस जगह हम E डैश मान के एज्यूम कर रहे थे वो असल में हमारा E ही था जो कि पैरेलल था साइड BC के साथ। हेंस प्रूव। इसी के साथ थ्योरम 6.2 होता है खत्म। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट वन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी सवाल करते हैं, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC ऑफ ए ट्राइंगल ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD by AB equals to AE by AC। तो ये ट्राइंगल का ये फिगर है, फिग लिख देता हूं, चलो फिगर है, ये ट्राइंगल ABC है, BC से पैरेलल एक लाइन गया है जिसको DE नाम दिया गया है, और DE कौन से पॉइंट पे है? एक AB पे है, दूसरा AC पे है, और हमें बोल रहा है कि प्रूव कर दे AD by AB इक्वल्स टू AE by AC। तुम्हें पता था जब एक लाइन एक साइड के पैरेलल होता है तो वो बाकी दो साइड्स को प्रोपोर्शनली काटता है, इंटरसेक्ट करता है। तो इससे हमें डायरेक्टली मिल जा रहा है AD बाय थ्योरम 6.1 AD by DV इक्वल्स टू AE by EC, AE by EC। ये तो हमें गिवन है फ्रॉम थ्योरम 6.1, फ्रॉम थ्योरम 6.1। अरे याद कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अभी तो फिलहाल पढ़े थे 6.2 से पहले 6.1 पढ़े थे। अगर कोई लाइन पैरेलल है एक ट्राइंगल से किसी साइड से, तो वो बाकी दोनों साइड को ऐसे डिवाइड करता है कि वो एक प्रोपोर्शन में आते हैं, जो मैंने लिख दिया है। समझ गए? ये मिल गया। और हमें इससे क्या प्रूव करना है? AD by DV इक्वल्स टू AE by EC से ये बस DV के जगह AB लाना है कैसे करके, और EC के जगह AC लाना है। तो तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है EC में क्या जोड़ दें तो AC आएगा? ये अगर EC है तो इसमें अगर AE जोड़ दिया जाए तो EC मिल जाएगा, पर डायरेक्टली जोड़ तो नहीं सकते। तो चलो इक्वेशन में एक स्टेप करते हैं, इन दोनों को उल्टा कर दो। चलो उल्टा कर देंगे, मतलब क्या? DB बाय AD इक्वल्स टू EC बाय AE। अभी कुछ बच्चों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने उल्टा कर दिया तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो मैं बता देता हूं, हमेशा एक इक्वेशन में तुम जो भी काम करो अगर दोनों तरफ कर रहे हो तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। मैंने जरूर उल्टा कर दिया दोनों को, पर दोनों साइड किया, ये लेफ्ट साइड भी किया, राइट साइड भी किया, इसलिए इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर एक साइड करते हो तो गलत कर रहे हो। जो भी करना है, प्लस करो, इंटू करो, डिवाइड करो, सब्सट्रैक्ट करो, दोनों साइड अगर करते हो तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब चलो दोनों साइड में 1 1 ऐड कर देता हूं। क्यों? मेरा मन लगता है ऐसे सवाल सॉल्व होगा बोल के। DB बाय AD प्लस 1 इक्वल्स टू EC बाय AE प्लस 1। तो इससे शायद एक चीज हमें मिल जा रहा है। अरे एडिशन कैसे करते हैं? फ्रैक्शन में पता है ना, ये AD 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इंप्लाइज DB प्लस AD अपॉन AD इक्वल्स टू EC अपॉन ये AE ऊपर इससे मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा। कॉमन जो फ्रैक्शन का एडिशन होता है वही कर रहा हूं, AE अपॉन AE। तो यहां पे देखो DB अपॉन AD, ये DB है ये AD है, इन दोनों को जोड़ देने पर क्या मिल जा रहा है? AB मिल रहा है।
दिस इंप्लाइज ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ई सी प्लस ए ई। तो ई सी कौन है ये, ए कौन है ये, तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिल रहा है, ए सी। समझ गए? दिस इंप्लाइज ए सी अपॉन ए ई। अब फिर चलो दोनों को उल्टा किए थे, फिर दोनों को उल्टा कर देते हैं। दिस इंप्लाइज उल्टा करने पर ए बी अपॉन ए डी को ए डी अपॉन ए बी लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए वी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। और ये वो चीज है जो हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो हमने ये इक्वेशन को प्रूव कर दिया और तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इफ इन देखो, पहले यहां हम डिस्कस करने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। आप यहां पे मैं बताऊंगा कि तुमने 9th क्लास में एक सिंबल पढ़ा था, ऐसा वाला सिंबल जिसको कॉन्ग्रुएंट सिंबल भी बोला जाता था। तुमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल तो देख लिया, अब तुम्हें देखना है सिमिलरिटी इस वाले चैप्टर में। तो दो ट्राइंगल सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस के बीच मैंने फर्क भी तुम्हें बता दिया था, जो फर्क है। और अब मैं तुम्हें कुछ क्राइटेरिया बताऊंगा कि किन क्राइटेरिया को मानने के बाद दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। पहला थ्योरम 6.3, इफ इन टू ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल में एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल्स इक्वल जो लिखा है, एंगल्स आर इक्वल मतलब अगर दोनों ट्राइंगल के, मान लो ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसके जो कोरेस्पोंडिंग एंगल है, ये वो एंगल इसके साथ, ये एंगल इसके साथ, और ये ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के साथ, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स अगर इक्वल हो रहे हैं, देन कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो अगर एंगल भी इक्वल हो गए ना, तो उसके कोरेस्पोंडिंग साइड सेम रेशियो में आ जाएंगे, और जिससे दो ट्राइंगल सिमिलर बन जाएंगे। तो अगर बस एंगल भी इक्वल हो जाए ना, तो ये तो तुम्हें पता था, मैंने पहले भी थोड़ा बता दिया था कि अगर एंगल सेम हो जाते हैं तो साइड्स ऑटोमेटिक सेम रेशियो में आ जाता है और दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे एंगल को क्राइटेरिया माना गया है, इसलिए इस वाले थ्योरम को ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन भी बोलते हैं। ए का मतलब है एंगल एंगल एंगल। नेक्स्ट है थ्योरम 6.4, if sides of one triangle is proportional to corresponding sides of other triangle, अगर एक ट्राइंगल का साइड प्रोपोर्शनल है और एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के साथ किसी और ट्राइंगल के, तब भी ये उसका उल्टा है, तुम बोल सकते हो। यहां पे अगर एंगल सेम होता था तो साइड ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाते थे, यहां पे अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा और वो ट्राइंगल दोनों सिमिलर बन जाएंगे बाय एस, मतलब साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्यों? क्योंकि हमने साइड को पहले लिया है, अगर साइड गिवन हो तभी हमें साइड से एंगल पता किया है। सो बिफोर आई मूव टू सम नेक्स्ट थ्योरम, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कुछ और भी क्राइटेरिया है, उनको देखने के बाद हम नंबर भी करने वाले हैं। देखो क्राइटेरिया, लास्ट क्राइटेरिया है थ्योरम 6.5। ये क्राइटेरिया के हिसाब से इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, अगर कोई एक भी एंगल एक ट्राइंगल का दूसरे एक ट्राइंगल के एंगल के साथ सेम है एंड साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल्स, मतलब मान लो ये एक ट्राइंगल है, ये हो गया ट्राइंगल, तो अगर ये वाला एंगल उसका किसी और एक ट्राइंगल के एंगल के साथ सेम है, मान लो वो ट्राइंगल ये है, अगर इसके ये एंगल के साथ वो एंगल सेम है, तो जो दो साइड्स ये एंगल बना रहे हैं, मतलब ये वाले साइड और इधर ये वाले और ये वाले साइड्स, तो ये दो साइड्स इसके साथ इसका और इसके साथ इसका जो रेशियो होना चाहिए वो भी सेम होता है एंगल सेम होने के साथ साथ, हेंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तब हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। समझ गए? और एक क्राइटेरिया बुक में तो नहीं है, मतलब क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग, पर बुक में डायरेक्ट नहीं दिया है, पर मैं बता देता हूं क्योंकि तुम्हें हेल्प करेगा। ये इसको क्या बोलते हैं? SAS, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन, जो मैंने अभी बताया। अभी और एक बता देता हूं, AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन। AA मतलब होता है एंगल एंगल, तो ये सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या बोलता है? दो ट्राइंगल के बीच, मानो ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, तो अगर इनके दो एंगल भी
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं तो ये ट्राइंगल कैसा होगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। और सिमिलर का सिंबल कैसा होता है, यूं, यूं हो गया, यूं नहीं, ये यूं, ऐसे 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 ऐसे, इसको यूं बोलते भी नहीं है, मैंने बताया बस यूं बनाते हैं बोल के, समझ गए। तो तुमने क्या क्या देखा, ए ए ए, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन, और लास्ट में एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो 4 क्राइटेरियन याद हैं, थोड़ा फोकस करो, ओवरलुक करो, अभी हम सवाल लगाने वाले हैं। बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो नेक्स्ट सवाल बोलता है इन द फिगर, ये जो फिगर ड्रॉ किया गया है इसमें PQ इज पैरेलल टू RS, तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, इक्वी डिस्टेंस है। प्रूव दैट ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। तो ये नंबर कैसे होगा, तो देखो कुछ नहीं है इसमें, सर कुछ तो है वरना सवाल कैसे बनता, कुछ है पर ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखो पहले तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, जब 2 लाइन पैरेलल होता है, तुम्हें पता है ये 2 लाइन मान लो पैरेलल है और ऐसा कोई लाइन अगर दिया गया है तो ये जो एंगल और ये एंगल को अल्टरनेट एंगल बोला जाता है, जो कि सेम होते हैं। अगर नहीं पता तो बता दे रहा हूं। तो यहां पे भी अगर ये 2 लाइन पैरेलल हैं तो एंगल P जो कि एंगल QPO होगा और एंगल S जो कि एंगल OSR होगा, ये दोनों एंगल सेम होंगे। क्यों, चलो मैं लिख देता हूं, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हैं और जब 2 पैरेलल लाइन के बीच जैसे एक लाइन आता है, ये जैसे आया है, उसके अल्टरनेट एंगल हमेशा सेम होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। QPO इक्वल्स टू एंगल QPO इक्वल्स टू एंगल OSR हो गया। और देखो यहां पे ये 2 लाइन पैरेलल है, ऐसा भी एक लाइन गया है, तो एंगल Q और एंगल R ये भी इक्वल होंगे। क्यों, H अल्टरनेट एंगल, सो एंगल कौन सा ये होगा, PQO इक्वल्स टू एंगल ORS। और इन दोनों जो हमने लिखा है सेम होंगे बोल के, ये क्यों, अल्टरनेट एंगल है बोल के। अल्टरनेट एंगल क्या मैंने बताया ना, 2 पैरेलल लाइंस जब होते हैं उनके भी जैसा अगर कोई लाइन आता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट कहलाते हैं, और ये वाले एंगल भी अल्टरनेट होते हैं। ये देखो ये वाले और ये वाले, समझ गए। तो ये दोनों भी सेम होंगे, हमेशा अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। तो 2 एंगल तो सेम हो गया। इसी से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए क्राइटेरिया से ये सिमिलर है, क्राइटेरिया से ये एंगल ट्राइंगल PQO सेम है ना, POQ या फिर PQO सेम है, ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। अगर नहीं भी मन भर रहा है तीनों एंगल को सेम प्रूव करना है, देखो ये O है, ये 2 लाइन ऐसे इंटरसेक्ट किए हैं ना, अंधेरा कायम रहे वाला, ऐसे इंटरसेक्ट किए हैं देखो, तो ये 2 एंगल को बोला जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट। तो वर्टिकल क्या है, ये वर्टिसेस बोलते हैं ये वाले पॉइंट को। तो एक पॉइंट में जब 2 लाइन ऐसे अंधेरा कायम रहे की स्टाइल से पास करते हैं तो जो 2 ऑपोजिट एंगल हैं उनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहा जाता है, और वो दोनों हमेशा सेम होते हैं। दिस इंप्लाइज एंगल ROS विल बी इक्वल्स टू एंगल POQ। क्यों, एंगल POQ क्यों सेम होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, समझ गए। तो ऐसा ही ये सवाल हो गया। तो इससे तुम ट्रिपल ए से भी प्रूव कर सकते हो, ए क्राइटेरियन से भी प्रूव कर सकते हो, समझ गए। मैंने 2 वे से प्रूव करना सिखा दिया। एसएसएस से होगा क्या, नहीं इसमें बहुत मेहनत लग जाएगा, यही बेस्ट है। 2 तरीका सिखा दिया, कोई एक कर लेना, ए आसान था, तुम्हें अगर मन नहीं भरा तो ए कर देना, समझ गए। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो नेक्स्ट एक फाइंड वाला सवाल मैंने उठा लिया है, कहां में से, एक्सरसाइज में से। चलो देखते हैं इसका आंसर निकालते हैं। ऐसे सवाल आ सकते हैं एमसीक्यूज में क्योंकि फाइंड लिखा हुआ है। देखो प्रूफ वाला सवाल या फिर शो दैट दिस इक्वल टू दिस या फिर दिस सिमिलर टू दिस, ये सब लेंथी क्वेश्चन बनते हैं। मीन्स इसमें लिखना पार्ट, सब्जेक्टिव पार्ट होता है, राइटिंग पार्ट होता है, पर इस बार साफ साफ सीरियसली बोला कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
तो उसमें प्रूफ के चांसेस तो ना के बराबर है। तो ऐसे सवाल आएंगे फाइंड वाले कि कुछ निकालने के लिए बोलेगा, भले ही वो 2 मार्क का हो, उसको 1 में डाल सकता है, और यही होता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो फाइंड वाले सवाल कोई भी छोड़ना नहीं है, प्रूफ वाले सवाल से ज्यादा फाइंड वाले सवाल को अभी तुम वेटेज दो। जब सैंपल पेपर आ जाएगा तब हम क्लियर हो जाएंगे कि प्रूफ वाला सवाल टोटल आएगा या फिर नहीं आएगा। वो सुनो, एग्जाम से 1 महीने पहले या फिर 15 दिन पहले तो वो क्लियर कर देंगे, लगभग 1 महीना पहले ही क्लियर कर देंगे सैंपल पेपर रिलीज करके। उस टाइम जब रिवाइज करेंगे तो प्रूफ वाले सवाल को नहीं करेंगे, समझ गए। और मुझे लग भी यही रहा है कि ये नहीं आएगा, चलो फिर भी मैं कवर करा रहा हूं, पर ये फाइंड वाला सवाल तुम्हें छोड़ना नहीं है। देखो यहां पे क्या बोलता है, ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। तो ये देखो ओडीसी, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है किसके साथ, ओबीए के साथ। और यहां पे हमें गिवन है बीओसी, जो एंगल है बीओसी दैट इज 125 डिग्री, एंड एंगल सीडीओ, ये ट्राइंगल एंगल सीडीओ जो है वो है 70 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ, एंगल ओएवी। सर क्या क्या बहुत सारे एंगल फाइंड करने। देखो मैंने फिगर पे ये रिप्रेजेंट किया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो मैं बताता हूं कि यहां पे तुम सारे फंडे लगा दो। यहां पे ये एसी एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, और जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होता है उसका टोटल एंगल मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बता दिया। तो ये एंगल जो एसी का भी एंगल टोटल कितना होगा, 180 डिग्री, पर ये उसके थोड़ा सा पोर्शन जो कि बीओसी के नाम से 125 डिग्री ऑलरेडी है। तो और कितना बचा, जितना भी बचेगा वो होगा एंगल एओबी। तो एंगल एओबी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125, दैट इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। तो एओबी 55 डिग्री मिल गया। अब यहां पे शायद तुम्हें दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो दिखा देता हूं, इसके वर्टिकली ऑपोजिट एक एंगल है, नाम है एंगल डीओसी। एओबी के वर्टिकली ऑपोजिट है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 55 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल डीओसी। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो कि सेम होते हैं हमेशा, समझ गए। तो डीओसी चलो मिल गया 55 डिग्री। अब कौन बचा, डीसीओ, डीसीओ। तो ये अगर 55 डिग्री बना, ये अगर 55 डिग्री बना, चलो ये बाहर लिख देते हैं, अंदर जगह नहीं है। तुम्हें पता है एक ट्राइंगल में दिए गए 3 एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री। ये सब बेसिक है मैथ के, 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे होगे, 9th में तो जरूर पढ़े होगे, 10th में ये सब तुम्हारे मुंह जुबानी याद रहना पड़ेगा। जैसे ट्राइंगल का तीनों साइड का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है, 360 डिग्री। ये सब याद रहना चाहिए, समझ गए। तो एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल डी, एंगल डी कितना है 70 डिग्री, माइनस एंगल ओ कितना है 55 डिग्री। अभी डीओसी जो निकाले ना वही है। तो 70 पहले कटा तो 110 बचा, 110 से 55 गया तो और 55 डिग्री बचा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 55 डिग्री, समझ गए। हो गया, चलो 2 मिल गया, डीओसी डीसीओ निकल गया। अब निकालना है ओ ए बी, ओ ए बी। तो यहां पे कौन सा फंडा यूज होगा, ये 2 लाइन पैरेलल है, ये 2 लाइन पैरेलल हैं, और वहां से शायद तुम इजीली फाइंड आउट कर दो कि ये एंगल सी और ये एंगल ए अल्टरनेट एंगल हैं, और हमेशा अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। दिस इंप्लाइज एंगल ओ ए बी, दिस इंप्लाइज एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल डीसीओ, अल्टरनेट एंगल। किस क्राइटेरिया से, अल्टरनेट एंगल है, दोनों अल्टरनेट एंगल है। दिस इंप्लाइज ओ ए बी एंगल इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। तो तीनों के तीनों कितने निकले,
55 डिग्री निकले। सो बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलो देखो, नेक्स्ट टॉपिक है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? सिमिलर ट्राइंगल का एरिया। थोड़ा लाइट ऑन कर दिया अच्छे से दिखे बोल के। तो चलो देखो, दो ट्राइंगल मान लो है, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया के रेशियो, जैसे साइड का रेशियो पता है वैसे एरिया का रेशियो इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। वो जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होता था, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता था। तो वो जो सेम एक आंकड़ा निकलता था उसका जो स्क्वायर होगा वो उनके एरिया का रेशियो होगा, बता रहा है। जैसे मैंने डायग्राम से मैं तुम्हें समझा देता हूं। चलो, अगर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और दूसरा मान लो PQR है, और इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, then their corresponding side, what will be their corresponding side? AB का corresponding side कौन होगा? PQ। AC का कौन होगा? PR। वैसे BC का कौन होगा? QR। तो ऐसे देखो, इनके रेशियो निकाल दिए और इनके जो रेशियो होगा वो सारे तो सेम होते हैं। अब इनका जो स्क्वायर करेंगे वो मिल जाता है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का रेशियो। समझ गए मोटी मोटी बात? अगर इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो बुक में देख सकते हो, क्योंकि ये टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूं, लेटेस्ट CBSE पैटर्न का थंबनेल लगा रहे हैं। तो हम इस बार के एग्जाम में 95% प्लस, क्या मैं 100 फोड़ने का टारगेट रख के पढ़ाता हूं, ताकि बड़ा एम देखेंगे तभी तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। एम ही छोटा दिखेंगे तो नीचे ही जाएंगे। अगर इतना बड़ा एम हो रहा है तो तुम्हें इतना नहीं मिलेगा, पर इतना बड़ा अगर एम देख रहे हो ना तो इतना जरूर मिलेगा। समझ गई? अगर मेहनत करेंगे तो सो के किसी को कुछ मिला नहीं है। तकदीर हर वक्त तो साथ नहीं देता, वो छोटा सा मोमेंट होता है। अगर उस टाइम और ज्यादा काम कर लो तो और ज्यादा ऊपर चले जाओगे। तो ये समझ गए एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज का रेशियोज कैसा होता है। इसके रिलेटेड एक दो सवाल चलो लगाता हूं, ताकि ये कंसेप्ट तुम्हें पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और एक बार रिवाइज कर लो, सुन लो। अगर दो ट्राइंगल के जो एरिया के रेशियोज होंगे वो किसके साथ इक्वल होंगे? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के साथ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के साथ। समझ गए? बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू साइड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। तो मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया, तुम इससे रिलेट कर सकते हो। एक लाइन सेगमेंट है XY, मतलब एक लाइन है, छोटा सा लाइन का टुकड़ा जो पैरेलल है साइड AC के साथ। देखो पैरेलल ड्रॉ भी कर दिया है मैंने। इन ट्राइंगल ABC डिवाइड्स ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल्स को ऐसे डिवाइड करता है इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। मतलब इधर का एरिया जितना होगा ना, ये BXY का एरिया, ये AXYC का एरिया भी उतना होगा। भले यहाँ पे छोटा दिख रहा हो पर रियल में ये इतना होगा। हम डायग्राम बना रहे हैं तो डिट्टो पूरा दिखेगा बोल के गारंटी नहीं है, ये बस एक इमेजिनेशन के लिए दिया जाता है डायग्राम। समझ गए? तो ये एरिया और ये एरिया सेम रहेगा। अब चलो एक काम करते हैं। अब क्या काम कर सकते हैं कि पहले तो ये ट्राइंगल BXY और ट्राइंगल ABC को सिमिलर प्रूफ कर दो। इन ट्राइंगल BXY एंड ट्राइंगल ABC क्या क्या इक्वल है, जो जिससे हम सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं। ये एंगल B दोनों में इक्वल है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B। तो ये एक चीज तो इक्वल मिल गया। और एक चीज क्या इक्वल हो सकता है, तुम यहां पे देख पा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, AC और XY पैरेलल है। समझ गए? अल्टरनेट एंगल तो नहीं, पर ये जो एंगल होता है इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है, और ये दोनों सेम होंगे। ये एंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। एंगल XYB, एंगल XYB इज इक्वल्स टू एंगल C, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सुनो, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग बोलते हैं। इधर का अगर होता तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। वो अंदर वाले को जो अल्टरनेट होता है ना, मतलब ऐसे जो कनेक्ट किया होता है। बताया ना प्रीवियसली क्वेश्चन किए थे, अल्टरनेट बता दिया। अभी ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, समझ गए? तो ये इक्वल हुआ। वैसे उधर भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल निकलेगा। देखो एंगल YXB, एंगल YXB इज इक्वल्स टू एंगल A, दैट्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये भी सेम होगा। तो A की वजह से
ट्राइंगल BXY इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। सिमिलरिटी प्रूव कर दी। और हमने अभी तो पढ़ा था यार, अगर तो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो किसके साथ सेम होंगे? एरिया के रेशियो के साथ। तो इनका एरिया में क्या पता चल रहा है कि ट्राइंगल BXY का एरिया जितना है ये वाला एरिया भी उतना है। मतलब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है BXY इसका 2 गुना है ये बड़े वाले ट्राइंगल ABC का एरिया, इससे हमें पता चल रहा है। तो यहां पे चलो करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो लिखते हैं। AB बाय कितना है ये BX, या फिर X भी लिख सकते हैं। देखो ये बड़े वाले ट्राइंगल का ये साइड है ना और छोटे वाले का ये साइड है, BX का स्क्वायर किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले AB है तो ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY, समझ गए? इक्वल्स टू 2/1, क्योंकि हमें पता है ये एरिया कितना है, अगर 1 है तो ये भी 1 है, और BXY का एरिया बस ये 1 है, पर ABC का एरिया ये भी है प्लस ये है तो उसका 2 हो गया। तो हमें मिल गया AB बाय BX का होल स्क्वायर 2/1। नेक्स्ट प्रोसीड करें उससे पहले इसको नोट कर लो ताकि मैं यहां से मिटा के फिर से शुरू कर सकूं। हम तो चलो देखते हैं फिर से हम कहां पे छोड़ के गए थे। शायद हम थे AB अपॉन BX का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/1। दिस एम्प्लाइज AB अपॉन BX, तो इधर स्क्वायर उड़ेगा तो इधर होल रूट लग जाएगा। दिस एम्प्लाइज √2/1, क्योंकि 1 का होल रूट भी 1 ही होता है, 1 1 जा 1, समझ गए? और 2 का रूट √2। दिस एम्प्लाइज, चलो इसको उल्टा कर देते हैं, BX अपॉन AB, क्यों कर रहा हूं तुम समझ जाओगे थोड़ी ही देर में। इक्वल्स टू √2/1 था, 1/√2 हो जाएगा। अब इनमें सबसे 1 से माइनस कर दो इनको, क्यों कर रहा हूं? चलो 1 माइनस BX अपॉन AB इक्वल्स टू 1 माइनस 1/√2, तो ये हो जाएगा √2/1, √2 माइनस 1/√2, और ये हो जाएगा, चलो कर देते हैं, AB माइनस BX अपॉन AB इक्वल्स टू √2 माइनस 1 अपॉन √2। तो यहां पे देखो AB माइनस BX, AB से BX अगर काट देते हैं तो क्या बचता है? AX अपॉन AB इक्वल्स टू √2 माइनस 1 अपॉन √2। समझ गए? हमें क्वेश्चन में क्या मांगा था? हमें क्वेश्चन में AX अपॉन AB मांगा था। अभी बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर बुक में थोड़ा आंसर अलग है, थोड़ा आंसर अलग है, तो मैं बता देता हूं उसमें कुछ अलग नहीं है, बस एक √2 यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया है। बुक में आंसर लिखा हुआ है, देखो ये 2 माइनस √2 अपॉन 2, ये ऐसा लिख दिया है, समझ गए ना? तो ये क्यों किया है? तो कॉमन सी बात है, सारे टर्म में √2 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी। अरे √2 अपन √2 भी तो 1 ही होता है ना, और 1 मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे वही तो कर दिए हैं। √2 में √2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया, √2 में 1 गया तो √2 हो गया, √2 में फिर नीचे √2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया। तो यहाँ नहीं लिखने से भी कोई भी एग्जामिनर तुम्हारा मार्क नहीं काटेगा, मैं ये बता सकता हूँ। ये बस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिए हैं, कर दो तो अच्छी बात है, वरना ये भी आंसर करेक्ट है, समझ गए? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बहुत अच्छे से समझा है, समझ लो। हाँ तो देखो नेक्स्ट पिथागोरस थ्योरम क्यों हेडिंग दिया है, अभी थोड़ा इसका रिलेशन देखने वाले हैं। तुम सबको तो पता होगा पिथागोरस थ्योरम बोलता है p² + b² इक्वल्स टू h², परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसका भी एक थ्योरम है जो 6.8 है ना, वो पिथागोरस थ्योरम को ही बताता है। तो पता है ना क्या बोलेगा? अगर पिथागोरस थ्योरम को बताएगा तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ other two side of a triangle is equals to the square of the
हाइपोटेनस ऑफ ए ट्राइंगल, वही बताता है। तो चलो देखते हैं, अभी 6.7 देखते हैं, इसके बाद 6.8 देखेंगे। 6.7 थ्योरम में लिखा हुआ है, इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे राइट एंगल से, किसके, एक राइट एंगल ट्राइंगल के। तो पहले देखो ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पे एंगल ए राइट एंगल है, तो यहां पे क्या बोला, एक वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, किसके, राइट एंगल से। तो राइट एंगल कौन है, ए, तो इससे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर मतलब क्या, इसके ऑपोजिट साइड में एक लाइन ऐसा कनेक्ट करेंगे जो यहां पे 90 डिग्री में इंटरसेक्ट कर रहा हो, समझ गए। फिर से कैप गिरा, चलो उसको गिरने दो। देन ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड, तो यहां पे जब मैंने ये एक लाइन ड्रॉ किया तो दोनों साइड दो ट्राइंगल बने, देखो इस तरफ एक ये जो एबीडी ट्राइंगल और एसीडी ट्राइंगल बने। तो वो दो ट्राइंगल क्या होंगे, जो परपेंडिकुलर साइड के दोनों साइड है, ये परपेंडिकुलर बना ना, तो इसके दोनों साइड दो ट्राइंगल वो सिमिलर होंगे, किसके साथ, ये बड़े वाले ट्राइंगल, होल ट्राइंगल ए बी सी के साथ एंड टू ईच अदर। तो ये तीनों मतलब जो दो बना नया और जो पूरा अकेला था बड़ा वाला, मतलब ट्राइंगल एबीसी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी। तो तीनों ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर होंगे, समझ गए। यही था थ्योरम 6.7। देन वी विल मूव टू थ्योरम 6.8। उसके बाद थोड़ा बहुत सवाल करेंगे। 6.8 नहीं 6.9 तक है, मतलब टोटल 9 थ्योरम है और 6 तो हम यूं उड़ा चुके हैं, ये 7वां भी उड़ चुका। अब 8 9 2 देखना है, उसके बाद सवाल करेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो नेक्स्ट दो थ्योरम, थ्योरम 6.8 और थ्योरम 6.9 पे मैं आ गया हूं। जैसे बोला था 6.8 पिथागोरस थ्योरम ही है। इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड, बाकी जो दो साइड्स हैं, एक परपेंडिकुलर दूसरा बेस, दोनों के स्क्वायर के इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, ये यहां पे एक स्क्वायर ऐड कर देना वरना ये थ्योरम गए तो भैंस पानी में हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, समझ गए। तो एक हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर। अब देखते हैं थ्योरम 6.9। मैं इनका प्रूफ क्यों नहीं बता रहा हूं, बोर्ड्स के लिए हम पढ़ रहे हैं लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसके लिए नेसेसरी नहीं है। अगर पीरियोडिक में आ सकता है बोल रहे हैं तुम्हारी टीचर, मैं बोलता हूं फाइंड वाले क्वेश्चन टीचर को भी देना चाहिए, भले वो पीरियोडिक क्यों ना हो, टर्म 1 के सिलेबस से, क्योंकि बोर्ड में जिसका वैल्यू नहीं है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो टाइम लॉस है, मैं मानता हूं ये। पर पीरियडिक के लिए जानना है, बुक थोड़ा खोलो, उसमें अच्छे से दे रखा है, सारे प्रूफ अगर चाहो तो ले सकते हो। बाकी सब ना जितना बोर्ड्स के लिए नेसेसरी है उससे तो ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा और प्रैक्टिस करना है, जो एमसीक्यू के टाइम मैं भी कवर अप करा दूंगा, वीडियो आएंगे ना एमसीक्यू के रिलेटेड। थ्योरम 6.9, इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो देखो पिथागोरस थ्योरम में क्या था, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल जो हाइपोटेनस का स्क्वायर था वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के साथ इक्वल हो रहा था। यहां पे क्या बोला है, अगर एक ट्राइंगल में मान लो किसी एक साइड का स्क्वायर, मान लो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है, बाकी दो साइड पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के साइड के समेशन के बराबर आ रहा है, तो वो क्या होगा, यहां पे बोला है कि इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ another two side, then sum of square of other two sides, then मैं तुम्हारे सामने लिखने के लिए ये छोड़ा था, then the angle opposite to side is a right angle। तो यहां पे बोलता है जिस साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर हो रहा है, उसके जो ऑपोजिट मतलब उसके आगे, ये अगर वो साइड है तो इसके सामने वाला जो एंगल, ये वाला एंगल एक राइट एंगल होगा। ये बात नोट कर लो, समझ गए। 6.8 6.9 तो सारे थ्योरम यहाँ पे खत्म होते हैं। अब एक दो सवाल बोर्ड्स के रिलेटेड जैसे पूछे जा सकते हैं, कराने के बाद हम चैप्टर को एंड करने वाले हैं। बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो इस वाले चैप्टर में ज्यादातर हम देख रहे हैं कि हमें बस प्रूफ वाला सवाल मिल रहा है यार। बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये ऐसा वाला एक सवाल मिला है, तो चलो करके देखते हैं।
तो यहां पे क्या फाइंड वाला सवाल है, एमसीक्यू पैटर्न में ही है। साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, तो एक ट्राइंगल के तीनों साइड ये सब गिवन है और हमें डिटरमाइन करना है कि व्हिच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्राइंगल। तो जिसका एक एंगल राइट एंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। और हमने 6.9 थ्योरम याद करो अभी पढ़ाया था, क्या बोलता था कि अगर किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर हो रहे हो किसी ट्राइंगल में, तो जिसका अकेले का स्क्वायर बाकी दोनों के समेशन के स्क्वायर के साथ स्क्वायर के समेशन के साथ इक्वल हो रहा था, वो बड़े वाले साइड के फ्रंट वाला एंगल राइट एंगल होगा, मतलब वो ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो वैसे करके हम चेक कर सकते हैं। देखो पहले वाले ऑप्शन हमेशा याद रखना, अगर दो साइड का समेशन मिल गया एक तीसरे साइड के स्क्वायर, दो साइड्स के स्क्वायर का समेशन अगर किसी तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तीसरा साइड ये बाकी दो से बड़ा होगा। तो पहले वाले में अगर चेक करेंगे तो हम क्या चेक करेंगे, क्या 25 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के समेशन के बराबर है। तो पहले चलो आंसर निकालते हैं, आंसर लिखते हैं। ये थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, तुम्हें भी पता है, इसलिए मैं बोलता हूं मैथ का एमसीक्यू क्यों बच्चा छोड़ देता है। ऐसा नहीं कि उसको आंसर कैसे निकालना है वो नहीं आता, बात ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, इसलिए मैं बोलता हूं प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। पहले चलो 25 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 25 का स्क्वायर 25 इंटू 5 125, 12 आया हाथ में, 25 इंटू 2 50, 625, 25 का स्क्वायर। वैसे 24 का स्क्वायर अगर निकाले ऐसे डायरेक्ट कर देना, मैं बोलूं शर्माना नहीं है, मुंह जुबानी मत करना। एग्जाम में कहीं एक डिजिट अगर रॉन्ग हो गया तो पूरा क्वेश्चन चला जाएगा, क्योंकि इस बार एमसीक्यू है, स्टेप मार्क भी नहीं है। हाँ 1 मार्क में क्या ही स्टेप देगा तुम्हें, हाफ देता वो भी नहीं मिलेगा इस बार, या तो 1 या तो 0। तो देखो 24 इंटू 4, तो चलो अगर ऐसा डिजिट मिले तो 24 इंटू 4 क्या होगा। अगर तुम्हें नहीं आता इसका टेबल तो मैं बता देता हूं एक छोटा तरीका कि 20 इंटू 4 कर देना 80 एंड 4 इंटू 4 16, 80 प्लस 16 96, और हाथ में कितना आया 9 आया, और 24 इंटू 2 48, और हाथ में कितना था 9, 48 प्लस 9 57, तो 576 हो गया। और 7 का स्क्वायर तो पता है ना, 7 7 जा 49 हो गया। अब चलो देखते हैं इस 65 इक्वल्स टू, अगर 576 प्लस 49 का समेशन 625 के इक्वल हो रहा है तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्राइंगल राइट एंगल होगा। तो चलो देखते हैं, यहां पे अगर बोलो हाँ बिल्कुल हो रहा है, देखो कर दो समेशन, ये 6 प्लस 9 हो जाएगा 5, हाथ में आएगा 1, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 जो हाथ में था 12, 1 आया इधर, 5 प्लस 1 6, 625। तो ये राइट एंगल है, पहला ऑप्शन तो ठीक है कि ये एक राइट एंगल है, करेक्ट दे दिए। चलो चेक कर देते हैं बाकी है कि नहीं है। तो दूसरा वाला अगर देखें 3 4 8, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, क्या 25 8 का स्क्वायर है, नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। 1 3 4 देखते हैं, चलो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 9 10, पर 4 का स्क्वायर तो 16 है, तो ये भी आंसर नहीं है। और इनमें से नॉन ऑफ दिस का मतलब क्या है, इन ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, पर हमें तो एक सही ऑप्शन मिल गया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर 1 या फिर ए 7 24 25। समझ गए। तो ऐसे निकाला जाता है एमसीक्यू में, थोड़ा टाइम लगा पर हमेशा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करो। देखो क्वेश्चन थोड़ा टाइम पहले देते थे, पहले तो देते थे जो 3 घंटे का पेपर होता था, इस बार पता नहीं, अगर दे रहे हैं वो बोलेंगे तुम लिखो मत, तुम्हें सील फाड़ने नहीं देंगे, पर ऊपर ऊपर से 1-2 क्वेश्चन पढ़ने के लिए जो मिलता है ना, उसमें चुपके से पेंसिल से या फिर मन में ऐसे टिक करते चले जाना, छोटा छोटा टिक देना, जैसे एग्जामिनर को पता ना चले। हमने वो 15 मिनट भी मैनेज कर लिया था, इसलिए फिर भी मैथ में लास्ट टाइम में तुम्हारा हैंडराइटिंग डॉक्टरों वाली हो जाती है। मीन्स टाइम मैनेजमेंट इज नेसेसरी। मैं ये बोल सकता हूं कि टर्म 2 का मैथमेटिक्स टर्म 1 के मुकाबले बहुत इजी होगा, क्योंकि मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती, ये एमसीक्यू रूल आता है। और इस बार टर्म 1 तुम्हारा, मैं बता सकता हूं टर्म 1 और टर्म 2 के कंपैरिजन में, टर्म 1 में तुम्हारा साइंस अच्छा होगा, एसएसटी अच्छा होगा, इंग्लिश होगा टर्म 2 के कंपैरिजन में, पर मैथ टर्म 2 में तुम्हारा ज्यादा अच्छा हो सकता है। इसलिए टर्म 1 में अपना जितना हो सके दे दो, क्योंकि जो मार्क कटेगा ना मेजर यहीं पे कटेगा। इसलिए इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर का होता है दी एंड। तो मैं लेता हूं तुमसे बता, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो जकास क्लासेस से।
जकास क्लासेस देखते रहो, जो जकास क्लासेस से पढ़ेगा वही एग्जाम में फोड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।